हेलो गाइस, ये आपकी चैप्टर 1 की वीडियो नंबर 5 है और उम्मीद है आपको पहले जो वीडियो है वो आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है उसके अंदर उससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी क्वेरी के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसके लिए हमने जो टॉपिक चूज़ किए हैं उनमें हमारा एक तो डायमेंशन एनालिसिस है और इसके अलावा आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एक क्लासिफिकेशन की जो टेबल है वो मैंने आपके पास भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने उम्मीद है वो देख ली होगी। ये इस तरह की टेबल है। ये इंटरनेट पे मौजूद है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सर से। प्योर सब्सटेंस और मिक्सर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखा रखा है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो मिक्सर होते हैं उनको फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मीन से, लेकिन इसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा घरों में जब आप गेहूं में कुछ कंकर वगैरह निकालते हो तो फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, तो ये एक तरह से मिक्सर है। ठीक है, लेकिन प्योर कंपाउंड को आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। और क्या क्या इसमें डिफरेंस है वगैरह वगैरह सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं। मैटर मैटर की क्लासिफिकेशन में जो मैटर है, एनीथिंग एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है ना, जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या हो जाएगा आपका मैटर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस वो है जो एक ही तरह के कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से प्योर सब्सटेंस है? जैसे सोडियम है, आयरन है, H2O है और ग्लूकोज है। कई बच्चे ये भी इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये तो चलो एक ही तरह के पार्टिकल है, ये H2O से क्या मतलब है इसका। तो मैं बताऊं, जैसे आप H2O को लोगे, चाहे वो नरेले का H2O हो, न्यूयॉर्क का हो, इसके अलावा शिकागो का हो, ठीक है, दिल्ली का हो, कहीं का H2O हो, आपको यही फार्मूला मिलेगा। H2O में दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होंगे, तो यानी ये एक ही तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा अगले इसमें एग्जांपल में देखें तो ये ग्लूकोज है, ये भी फिक्स है, ये भी एक ही तरह के, जैसे 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका ग्लूकोज हो गया। इससे आगे अगर हम चलें तो एलिमेंट, इसकी जो प्योर है, प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासीफाई इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट की डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है बहुत बढ़िया डेफिनेशन है जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव और टुगेदर विद से ली गई है। तो सारी डेफिनेशन ऐसी है जो आप जल्दी से याद कर सकते हो, बेसिक चीज़ें हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है। तो किसी भी एक को लेकर अगर देखें हम तो ऐसे एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हों, इसे कहते हैं एलिमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम एलिमेंट। ये इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप इस तरह से अगर आप देखो तो आपको ये पता लगेगा, अगर मैं एक आयरन का ब्लॉक लूँ, ये अगर मैं एक लोहे का टुकड़ा ले लूँ, आयरन का ब्लॉक, ठीक है, ये एक आयरन ब्लॉक है, ये प्योर आयरन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये एटम है ये भी Fe का होगा, और यहाँ इस कोने में एटम है वो भी Fe का होगा। यहाँ भी एटम है, यहाँ एटम है, हर जगह जो होगा वो Fe ही होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 26 और मास नंबर 56 हो। तो एक ही तरह के एटम से मिलकर जो बनता है, इस पूरे ब्लॉक को हम कह देते हैं ये एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने। 118 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में हैं, डिस्कवर हो चुके हैं अब तक तकरीबन। एग्जाम्पल देखें तो दो एग्जाम्पल दे दिए उन 118 में से, सोडियम और आयरन।
ओके, कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कंपाउंड कौन से होते हैं और मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो कंपाउंड हैं वो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन गया, इसे आप कंपाउंड बोलोगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन गया, इसे कंपाउंड बोलोगे। तो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड। और जो एक ही तरह के, जैसे H2 हो गया, जैसे O2 हो गया, जैसे N2 हो गया, तो ये सारे के सारे को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कंपाउंड है और ये क्या थे? मॉलिक्यूल। तो और आगे चलते हैं, कंपाउंड क्या होती है। अब आपको आसान लगेगा। कंपाउंड व्हेन टू और मोर एटम्स, देखो, टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो जाए ना एक फिक्स रेशियो में, तो ये कंपाउंड होते हैं। जैसे H2 हो गया, इसकी रेशियो फिक्स है। H2O की जो रेशियो है वो मास रेशियो अगर मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन में दो, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। तो इसकी रेशियो निकालोगे तो 1:8 रेशियो वाटर की सबसे पॉपुलर रेशियो है। जो हर जगह रेशियो देखोगे, हर जगह के पानी की रेशियो यही मिलेगी आपको वाटर की, 1:8। ठीक है, तो ये फिक्स रेशियो है इसकी। और अगर बात करें, आगे चलते हैं मिक्सर की डेफिनेशन की। तो व्हेन टू, अब मिक्सर में हम कहाँ कहाँ पे आगे देखिए, इन्होंने क्या क्या एलिमेंट का जो एग्जांपल है ऑक्सीजन कार्बन दे दिया, और इसका कंपाउंड का एग्जांपल है वो क्या दे दिया? वाटर और सॉल्ट दे दिया। सॉल्ट NaCl होता है। ठीक है, अब मिक्सर की बात करें तो मिक्सर में दो होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन कौन से होते हैं? पहले मिक्सर को ही देख लेते हैं। मिक्सर क्या है? मिक्सर व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, जैसे मान लो एक आयरन है, एक सोडियम है, और दोनों के टुकड़ों को मिक्स कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? मिक्सर हो गया। व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस कंबाइन इन एनी रेशियो, ऐसे नहीं कि गिन के नहीं है कि इतने ही आयरन होने चाहिए, इतने सोडियम, नहीं, कितनी भी अमाउंट में आपने डाल दिया, मिक्स कर दिया, दिस इज मिक्सर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आती है एनी रेशियो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और कंपाउंड के अंदर आती है फिक्स रेशियो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एनी रेशियो और ये फिक्स रेशियो। अब शुगर सॉल्यूशन है, ये भी एक मिक्सर है। इसमें पानी में क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी शुगर डाल दो। आप 1 चम्मच शुगर डालोगे पानी में, एक गिलास में, तब भी उसको शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। आप 2 चम्मच डाल दोगे उसमें पानी में शुगर को, तब भी उसको शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कोई फिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो एनी रेशियो बोला है इन्होंने। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन भी वही हो गया। सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दो तो वो भी कौन सी हो गया? आपका मिक्सर हो गया। अब दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। होमोजीनस मिक्सर कौन से होते हैं भाई? जो जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो देखने में। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मतलब है, आप इसको देखोगे तो आप खुली आंखों से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँगा हवा, एयर को आप देखो, आपके चारों तरफ एयर है, और मुझे बताओ इनमें से कौन सी एयर, कौन सा हिस्सा इसका एयर का नाइट्रोजन का है, कौन सा ऑक्सीजन का है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि यूनिफॉर्म आपको हर जगह एक जैसी ही दिखाई देती है। सो दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। मैं एक कांच के गिलास में एक कमरे में जाता हूँ और कांच के गिलास में एक पानी में मैं शुगर, 1 चम्मच शुगर मिक्स करके बाहर आता हूँ, तो आप देख कर बता दोगे कि इसमें शुगर सॉल्यूशन है या साल्ट सॉल्यूशन है? सिर्फ देख कर बताना है। आंसर है नहीं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यू कैन नॉट सेपरेट विद योर नेक्ड आइज। ठीक है ना, खुली आंखों से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सर। यही साल्ट सॉल्यूशन का खेल है, यही एयर का खेल है। तो ये सभी होमोजीनस हैं। अच्छा, हेट्रोजीनस मिक्सर की बात करें तो हेट्रोजीनस मिक्सर कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये एक जैसे नहीं होते, इसे आप खुली आंखों से सेपरेट कर सकते हो। जैसे सॉल्ट में शुगर डाल दिया, आप देख कर बता दोगे कि ये सॉल्ट है और ये क्या है? शुगर है, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर है वो चीनी की मोटी मोटी जो क्रिस्टल हैं उनको लिया गया है। ठीक है, कैरोसिन और वाटर, अगर मैं पानी के ऊपर कैरोसिन डाल दूँ तो आप देख कर बता सकते हो कि इसमें ये इस हिस्सा इसका ऑयली है और ये इसका एक्वस यानी वाटर है। तो यू कैन सेपरेट विद योर नेक्ड आई, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सर। यू कैन नॉट सेपरेट विद योर नेक्ड आई, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म यानी होमोजीनस मिक्सर।
तो बड़ी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है ये, जितनी भी डेफिनेशन ली गई हैं सेलेक्टेड डेफिनेशन है। आप बुक्स में कंफ्यूज रहोगे, एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से मिक्स करोगे, तो इससे बेस्ट है आप ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में नोट कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर के जो नोट हैं उसमें ये चीज़ें डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इसमें आप अपनी एनसीईआरटी निकाल लो जितना जल्दी हो सके एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में जो पेज मैं बता रहा हूँ उस पेज पर आ जाओ और उसी पे अब डिस्कस करना शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में आज जो हम करने वाले हैं वो डायमेंशन एनालिसिस से है, और जो अंडरलाइन में आपको बताऊंगा वो अंडरलाइन भी अच्छी तरह से आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस। तो अपनी एनसीईआरटी में निशान लगाने के लिए रेडी हो जाओ आप। एनसीईआरटी का ये वाला पोर्शन देखो, पेज नंबर है इसका, टॉपिक नंबर बोल देता हूँ क्योंकि कईयों के पास पुरानी एनसीईआरटी है। टॉपिक है 1.3.3। ठीक है, ये टॉपिक है टेबल 1.1 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सभी टेबल 1.1 को निकाल लेना। ये खास है इसलिए मैं इसको किसी हिसाब से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस पर आप इसको पहले तो इम्पोर्टेंट कैटेगरी में लगाओ, दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट पोर्शन। ठीक है ना, तो ये खास है। तो क्या है इसमें, लेंथ जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, लीटर, सॉरी, लेंथ को सिंबल क्या होता है इसका, एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, और इसकी ऐसा यूनिट कौन सी होती है, मीटर। मास का सिंबल होता है एम, इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी। टाइम की सिंबल होता है टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसा यूनिट सेकंड। ये पूरी केमिस्ट्री हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। यहाँ तक तो आपको आसान लगा होगा। एक और आसान होगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी टेम्परेचर से आपको सिंबलाइज करना है, और इसकी एस यूनिट केल्विन होती है। अब जो ये है ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, और इसकी एस यूनिट मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी, और इसकी एस यूनिट कैंडेला। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है ये आपके नीट में आ चुकी है पहले। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत, ये खास है लुमिनस इंटेंसिटी, स्पेशल लुमिनस इंटेंसिटी में हाईलाइट करवा रहा हूँ, तो ये खास है। ठीक है, और आगे चलें तो इसमें आपको यहाँ एक टेबल आएगी, टेबल 1.2। इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड यही डेफिनेशन यूज़ होती हैं। इसमें सिर्फ किलोग्राम की डेफिनेशन याद करना, और कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड वे बनाया गया है डेफिनेशन का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी डेफिनेशन याद करनी है, केजी की। अब टेबल नंबर 1.3 पर आ जाओ। ये टेबल नंबर 1.3 जो है यही हमें बताएगी कि हमें किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस आज करना है। तो आप अंडरलाइन कर लो, जैसे ये अंडरलाइन कर रखी है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फैमटो, फैमटो तक ही आपके कोर्स में है। ठीक है ना, और ये नेगेटिव आप देख रहे हो, डेसी क्या होता है 10⁻⁻1, सेंटी क्या होता है 10⁻⁻2, मिली क्या होता है 10⁻⁻3। उसके बाद 3 का गैप है, 10⁻⁻6 है, फिर 10 की पावर क्या है इसमें -6 के बाद है सीधी सीधी -9, फिर -12, फिर -15, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ जो गैप है वो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा। ठीक है ना, जैसे गीगा बाइट होता है तो गीगा यहीं का ही है, टेरा बाइट होता है वो यहीं का ही है, उससे ही बड़ा होता है पेटा बाइट। ठीक है, तो जो 10⁻0 है, सॉरी 10⁻1 है, दैट इज कॉल्ड डेका। 10⁻2 है तो हेक्टा, 3 है तो किलो, और फिर उसके बाद 3 का गैप है, 6, 9 और 12 और 15। इसके बीच में मैं एक चीज़ और लिखवा रहा हूँ आपको, इसके बीच में स्पेशल एक 10⁻⁻10 को भी ऐड कर दो। इस तरह से लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। 10⁻⁻10 जो है वो 9 और 12 के बीच में आपको लिखना है। 10⁻⁻10 इस तरह से लिख दो, 9 और 12, -9 और -12 के बीच में 10⁻⁻10, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस वैल्यू को कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसके लिए जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड एंगस्ट्रॉम,
और जो सिंबल है वो ए नॉट। बस अब ज़्यादा नहीं, इतना ही ध्यान रखो। 10⁻⁻10 को कहते हैं ए नॉट। ए नॉट का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। इसमें दे नहीं रखा है, ये अलग से है, ठीक है। और ये भी हम इस्तेमाल करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो एंगस्ट्रॉम यहाँ तक होने के बाद आपको ये सेक्शन जो है वो डिवाइड कर लेने हैं, ठीक है। ये कौन कौन से सेक्शन जो है हमारे काम के हैं। यहाँ पेटा तक काम है 10⁻15 तक, और ऊपर कितना था 10⁻15 तक, ठीक है। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, ये देखो फेम्टो, ठीक है। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा और पेटा। तो यहाँ तक आपको याद करना है। अब आप डायमेंशन एनालिसिस जो है वो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस को। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस करने से पहले कुछ ये खास जो वैल्यूज़ हैं इनको अच्छी तरह से आप लिख लो और अच्छी तरह से इनको याद भी कर लेना। इन वैल्यूज़ को, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक तो ये कि 1 इंच में 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं 1 इंच, ठीक है। और दूसरे डाटा कौन से हैं, 1 यार्ड। 1 यार्ड इसे गज भी बोलते हैं। इसमें कितने फीट होते हैं, इसमें 3 फीट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 1 फीट, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। और एक और है लास्ट 1 माइल। 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1.6 किलोमीटर, ठीक है। ये सारे के सारे जो डाटा हैं वो पहले लिख लेना ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और एक ये भी स्पेशल है, 1 मीटर की क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो 10⁻³ लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 1 मीटर की क्यूब में 10⁻³ लीटर माने जाते हैं। और 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर का एक लेंथ ले लो, ये एक 1 मीटर की लेंथ, ठीक है। फिजिकली अगर देखा जाए तो 1 मीटर सभी को पता ही होता है कितना होता है। और 1 मीटर की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये देखो 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेथ, 1 मीटर की हाइट करके ऐसे एक बड़ा सा क्यूब बना लो। और ये मान के चलना इसमें 1 मीटर की लेंथ है सारी की सारी एज, ठीक है ना। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 1 मीटर है। अब इसमें पानी डालोगे तो कितना पानी आ जाएगा, ये 1000 लीटर का पानी आ जाएगा, ठीक है ना, 10⁻³ लीटर। तो इसे कहते हैं 1 मीटर की क्यूब। अब 1 मीटर जो है, 1 मीटर की क्यूब में कितना पानी आता है, इस 1 मीटर की सारी लेंथ थी तो इसका बताओ वॉल्यूम कितना हो गया। वॉल्यूम 1, अगर एक लेंथ ही है तो वॉल्यूम तो एच की क्यूब होता है ना, तो 1 की क्यूब यानी 1 मीटर की क्यूब, ये मीटर, 1 क्यूब मीटर कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर इसकी लेंथ है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें डायमेंशन एनालिसिस के एग्ज़ाम में, तो देखो भाई एक बार ध्यान से, डायमेंशनल एनालिसिस जो आपकी फ़िज़िक्स की डायमेंशन एनालिसिस है वो अलग है, और केमिस्ट्री की डायमेंशन एनालिसिस है उसमें अलग सेटअप है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहला डायमेंशन एनालिसिस, ध्यान से समझना ताकि आपको सारे आसान लगें ये एनालिसिस। आपको बताना है 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आज हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। और कल की क्लास में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, बहुत सिंपल तरीके से आप सीख जाओगे इसको। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, आप कहोगे 200 होंगे सेंटीमीटर, आंसर आ गया, ख़त्म खेल। नहीं, ऐसे नहीं करना है, वहाँ पर ख़त्म खेल। सबसे पहले आपको जो यूनिट है उनमें रिलेशन पता करना है। क्या यूनिट है, 1 मीटर में 10⁻³
कितने 2 सेंटीमीटर होते हैं। एग्री? 100 सेंटीमीटर यार। अब इसको कैसे लिखना है आपको, हर बार 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर, इसको इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसी का उल्टा लिख दो, 1 मीटर अपॉन में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मैंने इस वाली वैल्यू को राइट में लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है सेंटीमीटर की वो राइट में होनी चाहिए और टॉप पे होनी चाहिए। वट एवर योर रिक्वायरमेंट, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो राइट में होनी चाहिए और टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो राइट में सेंटीमीटर है और ये टॉप पे भी है तो लेफ्ट में भी लेकिन वो बॉटम में है, उसे तो छोड़ो। जो रिक्वायरमेंट है वो राइट के टॉप पे होगी, इतना याद रख लोगे तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अब अगला स्टेप क्या है, 2 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से जो राइट में है, तो देखो आंसर 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल आउट और आंसर देखो क्या आ गया, अपने आप आ गया ना 200 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको आंसर निकालने हैं, ये नहीं कि लिख दिया वहाँ पर 2 मीटर इजकल टू 200 सेंटीमीटर और आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सेम वही प्रोसेस, तो पहले 5 को तो छोड़ो, किलोमीटर मीटर की यूनिट देख लो बस। 1 किलोमीटर यू नो दैट कितने होते हैं, 10 की पावर कितने 3 मीटर। फिर से लगाओ रूल, 10 की पावर 3 मीटर, जो राइट में मीटर है ना, तो 10 की पावर 3 मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऊपर ले जाओ डिवाइड बाई 10 की पावर 3 मीटर यहाँ ले आओ, क्योंकि हमें मीटर की रिक्वायरमेंट है। तो मीटर कहाँ होना चाहिए, राइट के टॉप पे। देखो राइट के टॉप पे ये रहा मीटर। क्या करना है अब, वही मल्टीप्लाई, पहले तो इन दोनों में रियल रिलेशन बताना, फिर इस तरह से डिवाइड करना है। देखो कुछ नहीं होता, सभी को बताया 1 किलोमीटर और 10 की पावर 3 मीटर में फ़र्क क्या है, सेम है, तो कट के आंसर एक ही आएगा। 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर में फ़र्क क्या है, सेम है, तो कट के आंसर एक आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 5000 मीटर। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो 5000 मीटर, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट। अब इसी तरह से थोड़ी प्रैक्टिस करो। 5 अगर मान लो, ये मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा इसकी, इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी और सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, सब बहुत आसान है। मान लो ये 5 मीटर में पूछता कितना सेंटीमीटर होता है, तो आंसर तो पहले ही पता है आपको, 500 सेंटीमीटर आएगा। कैसे करते हैं, हम इस यूनिट का और इस यूनिट का रिलेशन बताते हैं। क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यही होता है, लेकिन इसकी जगह आप ये भी तो लिख सकते हो, ये देखो सेंटी, सेंटी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2 सेंटी, जस्ट सेंटी। तो देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो, और सेंटी की जगह क्या लगा दो, 10 की पावर, सेंटी की जगह देखो ये जो अभी अभी इन्होंने बताई थी, ये बहुत काम की चीज़ है। सेंटी की जगह क्या लगा दो, 10 की पावर -2 लगा दो भाई, 10 की पावर -2 मीटर। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आंसर आपको पता है, आंसर कितना आना है, आंसर सभी को पता है यही आना है, जैसे यहाँ सभी को पता था। तो देखो क्या करना है, अब बताओ हम ऊपर किसको लिखेंगे। भाई अभी भी मैंने क्या बताया था, जो यूनिट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या रखेंगे, राइट के टॉप पे। तो राइट के टॉप पे मीटर को लिखोगे या सेंटीमीटर को लिखोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को लिखेंगे। क्या, ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 मीटर 1, इसी का उल्टा, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका ही उल्टा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसको करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है हमें ये इस वैल्यू को,
जस्ट ए मिनट, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू ऊपर ले जाओगे, 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, +2। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर देख लो क्या आ गया, 500 सेंटीमीटर। अब चाहते तो जो यहाँ चेंज आया है आपका इस हिस्से में, जो ये चेंज आया है, ये चेंज आप चाहते तो ये वैल्यू को यहाँ लिख सकते थे, तब भी आपका आंसर 200 ही आता। करना क्या है, जो भी यूनिट चाहिए, जैसे ये सेंटीमीटर चाहिए रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों की यूनिट में से सेंटीमीटर को ढूंढ लो और उसी को राइट के टॉप पे लिख दो, और बाकी वो ऑटोमेटिकली बॉटम में आ जाएगी। बड़ा सिंपल है डायमेंशन एनालिसिस, आप इस तरह से सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी इधर उधर फंसे रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो तो भाई फंसे रहेंगे। आपको बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं। तो जो एक्सपीरियंस है, जो आपका यहाँ 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, उसका पूरा इस्तेमाल करो चीज़ों को, क्योंकि मैं ये चीज़ें, अगर आप मेरी जगह होते हैं और एक ही चीज़ 12-15 साल लगातार करते तो आप भी इसी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने न्यूमेरिकल हो गए हमारे, 2 हो गए। तीसरे की तरफ चलते हैं, नंबर 3। तो नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल है वो है, आपको बताना है कि 2 दिन में 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। 2 डेज में कितने सेकंड होंगे। तो हो जाओ भी शुरू। अब ये डायरेक्ट नहीं है, डे से सेकंड डायरेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट कैसे है, पहले डे से हम कहाँ जाएंगे, एक डे में इतना तो पता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, आज की तो यार मैंने पहले ही बता दिया, आज के पूरे दिन में जो क्लास होगी वो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने की होगी। अब देख पा रहे हो, किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, तो बड़ी यूनिट से, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना है। तो 1 डे में कितने, 24 आवर होते हैं, ठीक है। अब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो छोटी यूनिट को ऊपर रख लो, 24 आवर अपॉन 1 डे इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डे अपॉन 24 आवर। और आगे चलते हैं। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब मिनट को ऊपर रखो, 60 मिनट अपॉन 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर अपॉन 60 मिनट। अब और आगे चलो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो ये लिख दो। अब किसको ऊपर रखोगे, सेकंड को, यही तो चाहिए हमें। तो 60 सेकंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आपको किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई इस 2 को हर राइट से, राइट इससे मल्टीप्लाई करना है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको खुद पता लगेगा कि कैसी यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है अपने आप। ये देखो, 2 डे मल्टीप्लाई बाई इसको 24 आवर अपॉन में 1 डे मल्टीप्लाई 60 मिनट अपॉन 1 आवर मल्टीप्लाई 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। तो कैंसिल करना, डे से डे, आर से आर, मिनट से मिनट, और सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, कि आपका आंसर आ गया टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, 1,72,800 सेकेंड। ये 2 दिन में इतनी सेकेंड होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, आपको मज़े भी आएंगे इनको करते समय, और आसानी से ये हो भी जाएंगे, ठीक है। तो अगले इसकी तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। अगला पोर्शन और देख लेते हैं कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट वन है अब नंबर 4। आपको बताना है 3 माइल में कितने मीटर होते हैं।
3 माइल में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो 3 माइल बाई 1 माइल, माइल से कहाँ आना है, किलोमीटर, ये बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट में जाना है, तो माइल से कहाँ आना है, किलोमीटर में आना है। आज लिखवाया था 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब लिख दो इसको 1.6 किलोमीटर अपॉन में 1 माइल। ठीक है ना, बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी यूनिट ऊपर लिखेंगे, इजिकल टू 1, इजिकल टू यहाँ आ गया 1 माइल अपॉन में 1.6 किलोमीटर। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे ये कौन सी यूनिट को कहाँ लिखते हैं। अच्छा, यहाँ तक आगे। अब 1 किलोमीटर से मीटर तक की तरफ जाना है, कितना होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर से इसको ऊपर लिख दो 10⁻³ मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर इजिकल टू 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन में 10⁻³ मीटर। फिर से किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 माइल को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो क्या है आंसर भाई, 3 माइल मल्टीप्लाई बाई 1.6 किलोमीटर अपॉन 1 माइल मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर, माइल से माइल कैंसिल आउट। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ गया 4.8 इंटू 10⁻³ मीटर, 4800 मीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस है। और देखते हैं क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है, आपको बताना है 2 इंचज़ में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये भी डायरेक्ट है, क्या है 1 इंच इज इक्वल टू कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, तो ये आपको घर से करना है, होमवर्क ट्राई करना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है नंबर 6। इसमें क्या है 5 माइल में बताना है कितने सेंटीमीटर होते हैं 5 माइल में। तो देखना 1 माइल में कितने 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पूरे का आंसर निकाल के आप बताना क्या आएगा। एक और होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये होमवर्क है, इसको आपको करके दिखाना है कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनकी तरफ देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। नंबर 7, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर से वही देखो 1 किलोमीटर से मीटर तक जाएंगे हम, क्या होता है 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर डिवाइड बाई क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और यहाँ इसका उल्टा कर दो 1 किलोमीटर अपॉन में 10⁻³ मीटर। अभी भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अब अगले वाला केस देखो, मीटर, 1 मीटर में आप बता सकते हो कि कितने मिलीमीटर होते हैं। नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलीमीटर में तो बता सकते हो ना कितने मीटर होंगे। मिलीमीटर देखते हैं, मिली कहाँ पे है, ये देखो मिली कितना होता है 10⁻³ तो मिली हो गया 10⁻³ तो ये हो गया आपका 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर इक्वल 10⁻³ मीटर, तो हमें किसको ऊपर रखना है, जो रिक्वायर्ड यूनिट है, तो मिलीमीटर ऊपर रख दो। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई कितना 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर अपॉन में 1 मिलीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से वही
इसको राइट राइट वाले हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो, अगेन वही आंसर। ये देखो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर। तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर, मीटर से मीटर, ये वैल्यू ऊपर आ गई, तो 10⁻6 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। टाइम ख़राब ना करते हुए एक और क्वेश्चन को देखो। अब की बार क्वेश्चन तो नंबर 9 पे आ गए हम। इसमें करना है हमें 1 किलोग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने नैनोग्राम होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। 1 किलोग्राम में ग्राम देखे तो 10⁻³ ग्राम हो गए। ठीक है, इसमें भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट है। 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ग्राम तक तो आ गए। 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं नहीं पता। ठीक है भाई, लेकिन ये तो पता होगा 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। कैसे, ये देखो नैनो, ये रहा नैनो। इस 10 की पावर नैनो में क्या होता है, 10⁻⁻9 है। ठीक है, तो 10⁻⁻9 ये हो गया आपका 10⁻⁻9 नैनो के लिए, और ग्राम एज इट इज़। अब बताओ किसको ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, ग्राम को या नैनोग्राम को, ये बताएगा। नैनोग्राम को ऊपर रख दो, नीचे ग्राम आ गया। होता क्या है, 1 कितना है आपका 10 की पावर, नैनोग्राम क्या है 1 नैनोग्राम, और नीचे क्या है आपका 10⁻⁻9 ग्राम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻⁻9 ग्राम अपॉन 1 नैनोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 किलोग्राम को राइट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। क्या आंसर है भाई, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम इंटू 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻9, ये नैनोग्राम, ये ग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻12 नैनोग्राम। 9 और 3 12 नैनोग्राम। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। प्रैक्टिस करते करते पूरी प्रैक्टिस होगी आपकी डायमेंशन एनालिसिस की। नंबर 10 और नंबर 10 पे लिख रखा है कन्वर्ट करके दिखाओ 2 लीटर में कितने, और आसान कर देता हूँ मैं, 2 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं भाई, 1 मीटर क्यूब में होते हैं, ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 1000 लीटर होते हैं, आज ही लिखवाया था। ठीक है, तो मीटर की क्यूब है, हमें रिक्वायरमेंट लीटर की है, तो लीटर को ऊपर रखो। 10⁻³ लीटर डिवाइड बाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 10⁻³ लीटर। सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका आंसर। तो 2 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लीटर अपॉन में 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कैंसिल आउट, योर आंसर इज 2 into 10⁻³ लीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आज का डायमेंशन एनालिसिस। इससे आगे हम देखते हैं, अभी जो लास्ट क्लास में 2 न्यूमेरिकल थे जो नहीं हुए थे, उस न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं। ये देखो, ये मोल कॉन्सेप्ट पे 2 न्यूमेरिकल, आसान से न्यूमेरिकल हैं, आपको आसान लगेंगे, ये अब कुछ है नहीं इनमें ज़्यादा। जो मेन चीज़ थी वो आपने पहले सीख ली थी। तो क्या है न्यूमेरिकल, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है एट रूम टेम्परेचर दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मैं यहीं पे एक बात क्लियर कर दूं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लो अच्छी तरह से, रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लिया करो इनको। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। सेंटीमीटर छोटा सा होता है, इतना सा छोटा सेंटीमीटर, ठीक है। सोच के चलो कि ये है, वैसे तो इससे भी छोटा होता है, ये जो पेन कैप है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का लेंथ हाइट ब्रेथ का एक छोटा सा डब्बा है, क्यूब है, ठीक है, छोटा सा क्यूब है। इसमें अगर आप पानी डालोगे तो कितना आएगा, छोटा सा 1 ml आएगा। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर हो गया तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका वाटर का इन्होंने क्या दे दिया, डेंसिटी दे दी। और इसको भी हाईलाइट कर लो, आने वाली क्लास में बहुत यूज होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml, या फिर ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर है तो, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बात एक ही है, ठीक है। तो बताओ कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल होंगे पानी के, अगर उसका ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे, जब यार उसका वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप जो है वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब तो यार यही हो गया, इतना ही ग्राम है, ये 0.1 ग्राम है, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान से, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, ये तो बोल रही है। 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1 ml के इक्वल है, ये तो बोल रही है इन केस ऑफ वाटर। तो पता लग गया इतना ग्राम क्या है आपका वाटर, यानी H2O है। अभी जब ग्राम का ही पता लग गया H2O, तो फिर तो सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। मॉलिक्यूल निकालने हैं, लो भी होगा, खेल खत्म। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम 0.1 ग्राम, मोलर मास वाटर का क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ऊपर चला गया, आपका आंसर आ गया 1/180 मोल, ये आ गया। लेकिन हमें तो मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, मॉलिक्यूल निकालो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे भाई, 1 मोल H2O इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। तो फिर 1/180 में कितने होंगे, 180 में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो यार, खेल खत्म। 6.022 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। जो भी आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में जरूर करियो, ठीक है, हो गया ख़त्म। अब इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से पहले एक क्वेश्चन और भी है, अगर मैं यहाँ जल्दी से एक बार देखता हूँ तुम्हारे इसमें जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अपनी ज़रूर निकाल लिया करो भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेक कर लो, ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेट एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास वगैरह वगैरह, ये हमारे जो क्वेश्चन है ये हो चुके हैं और उन पे निशान जो है वो इसलिए लगाए हैं। एक बार जो रिवीजन के टाइम में मैं सारे के सारे पूरे के पूरे टोटल रिवाइज करूँगा। सिग्निफिकेंट फिगर कल की क्लास में किए थे, ये भी ख़त्म हो गया हमारे, ठीक है। ओके, ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो किसी दिन सारे एक साथ करेंगे, कि लास्ट रहेगा, इसको भी देखो। द कॉस्ट ऑफ शुगर कितना है, 40 रुपी पर केजी। तो कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ, ये हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के बोलते हैं, लेकिन अब तुम्हारे लिए आसान है। कैलकुलेट करके दिखाओ कॉस्ट पर मोल, एक मोल का कितना कॉस्ट होगा शुगर, एक मोल शुगर का कितना कॉस्ट होगा। तो हम इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे और इसको 2 पार्ट में कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। कौन कौन से हैं 2 पार्ट, चेक करो। देखो एक पार्ट तो ये है कि 40 रुपी पर केजी शुगर है, 40 रुपी पर केजी जो है वो क्या है शुगर। फॉर्मूला क्या होता है, C6
C12H22O11, ये 40 रुपये पर केजी है। 2 स्ट्रेटेजी में ये आंसर आ जाएगा आपका। तो वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताओ कि एक मोल जो शुगर है उसका कॉस्ट क्या होगा, एक मोल का। तो यार सीधी सीधी सी बात है, पर केजी 40 रुपये, पर केजी को कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ C12H22O11 का जो कॉस्ट है वो है 40 रुपी। ठीक है, रुपी को मैं ऐसे लिख देता हूँ 40 रुपी। तो 1 ग्राम का कॉस्ट बताइए, 1 ग्राम का कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, 40 डिवाइडेड बाई 1000 रुपी। ये रुपी ऐसे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। तो 1 ग्राम का इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप कॉस्ट के लिए, कंपैरिजन के लिए कॉस्ट पर मोल पूछ रखा है ना, एक मोल का कॉस्ट क्या होगा यार। अब एक मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लो भाई। एक मोल, ये दूसरा हिस्सा है इसका, C12H22O11, एक मोल शुगर कितने के बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है, इसी का सारा ग्राम निकाल लेंगे, 342 ग्राम होता है एक मोल। एक मोल की अमाउंट कितनी होती है भाई, एक मोल की अमाउंट होती है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, ये जो शुगर के मोलिक्यूल हैं, ये इसका 342 ग्राम है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक मोल का कॉस्ट बताओ, तो यार ये तो क्लियर ही पता लग गया हमें कि जो एक मोल है वो तो सीधा सीधा सा कितने के बराबर है, 1 मोल जो है वो इतने ग्राम के बराबर है। ठीक है ना, 1 मोल इतने ग्राम के बराबर है। तो यार सीधा सीधा आंसर आ ही गया कि 342 ग्राम जो कि 1 मोल ही होता है, उतने का कॉस्ट कितना होगा। था 41,000 मल्टीप्लाई 342 ग्राम एंड दिस इज योर आंसर, इतना कॉस्ट होगा। ठीक है, 1000 ग्राम का इतना कॉस्ट होता है, तो इतने ग्राम जो कि 1 मोल होता है इसका कॉस्ट इतना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आसान होते हैं, इनडायरेक्ट थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन होते वो भी आसान है। इसे लॉजिकल कहते हैं। इसके लिए क्रिएटिव माइंड, कॉन्सेप्ट और क्या नाम है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए होती है। ठीक है ना, तो ये आमतौर पर वैसे तो नीट में आएंगे आपके, जो नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ओके अच्छी है, नहीं तो बाकी ऐसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो अंडरलाइन है अपनी वो एनसीईआरटी की लगातार करते रहो और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना इसके। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।